This is Learn with Philology. I am Himashi and this is the flagship video of our channel, which is the monthly current affairs. This month that we are revising is the February monthly affairs और हम हर महीने अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट डेज पे खत्म करते हैं कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में। बट अब मैं थोड़ा इससे बोर हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलिए सारी चीज़ों को स्विच किया जाए। दैट्स वाई आज के वीडियो में आप देखेंगे कि पहले हम इंपॉर्टेंट डेज से शुरू करेंगे, खत्म करेंगे अपॉइंटमेंट्स के साथ। पर अगर आपको चाहिए कि सारा कुछ सीक्वेंस में हो तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के साथ। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेज फ्लैश कर रही हूँ, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनमें से कुछ मैं आपको बताते हुए चलूंगी। जैसे 30th जनवरी इज द शहीद दिवस, इस दिन असैसिनेशन हुआ था महात्मा गांधी जी का। देन द 2 फरवरी इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे बढ़े तो वर्ल्ड पल्सेस डे है 10 फरवरी को। फिर हम देख रहे हैं 12 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। इस साल 200 बर्थ एनिवर्सरी है इनकी और साल भर का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियो डे ऑन 13th फरवरी, द वर्ल्ड हिप्पो डे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे एंड द वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, तीनों आते हैं 15th फरवरी को। फिर है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ऑन 19th फरवरी। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, द सेंट्रल एक्साइज डे एंड देन लास्टली द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑन 27th फरवरी। अब चलिए थोड़े बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं। फर्स्टली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, रिटन बाय अमित सिन्हा एंड विजय खरे। ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा बाय कुलदीप चंद अग्निहोत्री। श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स लिखी गई है द हिंदू ग्रुप के द्वारा। एंड देन लास्टली नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री बाय नॉरिस प्रीतम। अब इन छोटी और क्विक कैटेगरीज के बाद बारी आती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। सबसे पहले है द 2023 आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के बारे में। ये दिया गया डॉक्टर बीना मोदी को, जो कि चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस की। इन्होंने बिजनेस के डोमेन में काफी ज्यादा काम किया है और इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि ढेर सारे बिजनेसेस को इन्होंने एक्सपैंड किया है, देयरफॉर दिस अवार्ड। नेक्स्ट इज दी 66th ग्रैमी अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है म्यूजिक के डोमेन में आर्टिसंस को, और जो कंपोजर्स होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ये हो रहा है 1957 से। इस बार ये हुआ कैलिफोर्निया में और इस बार का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया था फ्लावर्स गाने को, विच हैज बीन सung बाय माइली साइरस एंड इट इज अ रियली गुड सॉन्ग। आई होप आपने भी सुना हो। अब इस ब्यूटीफुल से पिक्चर को देखिए, इसे कहा जाता है द आइस बेड। इसे लिया गया है नीमा सरीखानी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम से है, और इन्हें दिया गया है द 2023 वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस अवार्ड को दिया जाता है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताइए कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? इनमें से इट इज द भारत रत्न। ये अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताया जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि पहले रेसिपेंट कौन से थे, यंगेस्ट कौन से थे, ओल्डेस्ट कौन से थे। ऐसे सारे फैक्ट्स के साथ साथ इस बार के रेसिपेंट्स कौन से हैं ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चरण सिंह जी, नरसिम्हन राव एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ये अवार्ड दिया गया। एंड देन लास्टली द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने हमारी जो भाषाएं हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। तो इस बार ये दिया गया है उर्दू के लिए गुलजार जी को और संस्कृत के लिए दिया गया है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, जो कि मस्केट ओमन में हुआ, इसकी मेन और वुमेन कैटेगरी देख लेते हैं। दोनों में नीदरलैंड्स परफॉर्म द बेस्ट। इंडिया की बात करें तो इंडिया वाज सेकंड इन द वुमेन कैटेगरी और मेन कैटेगरी में इट वाज द 5th। अवार्ड्स भी ढेर सारे दिए गए दोनों कैटेगरीज में, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द इनॉग्रल फ्री स्टाइल चेस गोट चैलेंज। ये हुआ जर्मनी में, वेयर द विनर वाज मैग्नस कार्लसन फ्रॉम नॉर्वे एंड रनर अप वाज फैबियोना फ्रॉम USA। नेक्स्ट इज द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये हुआ ईरान में, यानी कि तेहरान में। यहाँ पे इंडिया के द्वारा वुमेन्स 60 मीटर हर्डल, मेंस शॉट पुट गोल्ड एंड द वुमेन्स 1500 जीता गया। इसमें अगर टोटल मेडल्स टैली आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग वाज चाइना एंड इंडिया रैंक वाज 5th। अब बारी है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की। सिर्फ हम 2 इंडेक्सेस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, जिसमें आगे बात करने से पहले आप मुझे बताइए कि इसे रिलीज कौन करता है। करेक्ट आंसर इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बहुत जरूरी है हमें पता होना कि कौन पब्लिश कर रहा है, कौन इसे रिलीज कर रहा है। तो ये जो इंडेक्स होता है हमें बताता है कि किस कंट्री में कितना जो है करप्शन है। जितना कम आपकी कंट्री रैंक करेगी उतना ज़्यादा वहाँ पे जो है करप्शन ज़्यादा है, और फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो भी खराब है, और जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा करप्शन फ्री या कम जहाँ करप्शन है वो है डेनमार्क, फॉलोड बाय फिनलैंड। और इंडिया का रैंक 93 है, जो पहले से भी ज्यादा खराब है। इस रैंक में वी स्टैंड अलोंग विद कजाकिस्तान, लेसोथो एंड मालदीव, जहाँ की कंडीशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि आपका जो एक पासपोर्ट है वो आपको कितनी ऑन कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो जितना ज्यादा आपको एक्सेस मिलेगा दूसरी कंट्री में उतना ज्यादा आपकी जो है पासपोर्ट पावरफुल होती है।
उसके बेसिस में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स फ्रांस, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन ये सभी बेस्ट नेशंस है एज पर दिस इंडेक्स, और इसमें इंडिया का रैंक है 85। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और अगर हम ये एमसीक्यूज डिस्कस करें तो हमारी एग्जाम्स और बेटर हो जाती है। तो आपके इस ऑब्जर्वेशन को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए लेट मी प्रेजेंट यू 2 कोर्सेज, द करंट अफेयर कोर्सेज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दिस वन स्पेसिफिकली फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मैं एमसीक्यूज की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं 30 एमसीक्यूज ऑफ द मंथ जो हम पहले लाइव सेशन में किया करते थे वो मैं यहाँ लाइव कंडक्ट करती हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको ये इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उनके नीचे कमेंट्स पे जाके देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप ऐसे और क्वालिटेटिव वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इन दोनों कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो आप यूजुअली शायद काफ़ी सारी चीज़ों में यूं ही खर्च कर जाते हैं। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इन कोर्सेज को तो डू चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चेकआउट द पिन कमेंट गिवन बिलो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले है इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस। तो यहाँ जितनी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस इस बार रही है वो हमने यहाँ पे एक साथ मेंशन कर दी है, जिसमें से एक है दोस्ती 16 बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। वैसे ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो इसे पेशेंटली सुनेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है अबाउट द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इन देयर कंट्री। तो ये है फ्रांस, और इन्होंने ये लॉन्च किया आईफिल टावर में। यानी कि अब अगर हम इंडियंस जाएं वहाँ पेमेंट करने के लिए तो हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। आपको पता है यूपीआई क्या है? ये एक एडवांस वर्जन है आईएमपीएस का, जिससे हम राउंड द क्लॉक जो है ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे फंड्स को। तो हमारे इंडिया में ये बेसिकली बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है, सो वी होप कि ये बाकी कंट्रीज में भी हो सके। इसे एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज नासा की नई डिस्कवरी जो कि है सुपर अर्थ। इसका नाम है TOI 715b। इसे जो डिस्कवरी की गई है इसकी वो की गई है टेस्ट के द्वारा, जिसे 2018 में जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक्सोप्लैनेट हमसे 137 लाइट ईयर्स दूर है, और इसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो इसे हैबिटेबल बनाती है। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए। रिसेंटली आपने पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के बारे में सुना ही होगा। यहाँ पे जो जनरल आर्मी है और जो इमरान खान की पार्टी है, इन दोनों के बीच में भिड़ंत चल रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉपर पार्टी या रूलिंग पार्टी नहीं बन पे आई है। और इस वजह से काफ़ी सारे जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, काफ़ी सारी बातें आ रही हैं, जिससे लग रहा है कि शायद यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज पीस इन आवर नेबरिंग कंट्री, वरना इससे हमारे इंडिया पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल जो कि इनॉग्रेट किया गया है अबू धाबी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी पहला हमें पता चलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा पहला है यूएई में जिसे इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, पहली एशियन कंट्री जिन्होंने ILO कन्वेंशन 190 को रैटिफाई किया है। ये जो कन्वेंशन है इट इज टू एंड द वर्कप्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। ये जो कंट्री की मैं बात कर रही हूँ ये है फिलीपींस, और ऐसा करने वाली ये पहली है जिससे इन्होंने बाकी 37 नेशंस को ज्वाइन कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब क्योंकि हम ILO की बात करें तो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट इट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर लास्टली हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अलायंस है क्योंकि ये इंडिया के द्वारा ही इनिशिएट की गई थी 2015 में बाय इंडिया एंड फ्रांस। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ दी ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया इन गुरुग्राम। अब तक इसके टोटल 119 मेंबर्स हैं। सबसे जो रीसेंट ज्वाइन की है वो है माल्टा ने। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसकी जो मेंबरशिप क्राइटेरिया वो क्या है। देखिए, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में जितनी कंट्रीज है वो इसके लिए एलिजिबल थी, बट 2018 के बाद से इसे ओपन कर दिया गया है सभी UN मेंबर्स के लिए। अब फाइनली बारी आते हैं हमारे नेशनल न्यूज़ की कैटेगरी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के पेमेंट्स बैंक के बारे में। टोटल 6 हमारे यहाँ पेमेंट्स बैंक है, जिनमें से एक की बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक। इनके जितने भी ऑपरेशन है उन्हें सीज कर दिया गया है बाय द RBI बिकॉज इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अब रीजंस बताए गए हैं ढेर सारे, जैसे कि नए जो कि KYC अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, KYC नहीं कराया गया है, बहुत सारे डोमेंट अकाउंट्स हैं, एक पैन कार्ड से मल्टीपल अकाउंट्स खोले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से इनके ऑपरेशंस को अभी बंद किया गया है। अब क्योंकि हम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में इसे शुरू किया गया था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द UCC रिपोर्ट। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली UCC रिपोर्ट जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया था या प्रेजेंट किया था, तो आप कहेंगे उत्तराखंड। और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आया था क्योंकि UCC एनीवेज काफी ज्यादा डिबेटेड कंटेंट है।
तो आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी हमें बताता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है जितने भी सिविल लोग हैं, जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, उन सभी के जो भी तौर तरीके हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आए। तौर तरीकों का मतलब है कि जो भी उनके पर्सनल लॉज है उनके ऊपर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यानी कि डिवोर्स के तरीके, मैरिज के तरीके अब सब कुछ एक हो जाएंगे, पॉलीगैमी नहीं रहेगी, जेंडर इक्वालिटी रहेगी। तो इसी के लाइन पे उत्तराखंड ने भी अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया था जिसे अप्रूव कर दिया गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली बिल भी यहाँ पे पास हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अभी सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू की गई है, वो है गोवा, और आर्टिकल 44 भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी व्हाइट पेपर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया था। देखिए व्हाइट पेपर बेसिकली एनालिसिस होती है, कोई रिपोर्ट होती है किसी टॉपिक के बारे में जो कि गवर्नमेंट अपने साइड से प्रेजेंट करती है। तो हमारी करंट गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल के टेन्योर के जितने भी मिस एडवेंचर्स रहे उन्हें हाईलाइट करते हुए एक व्हाइट पेपर सबमिट किया था, और इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में एक डिसेंटिंग व्यू पॉइंट देते हुए ऑपोजिशन पार्टी ने ब्लैक पेपर सबमिट किया। तो ये होता है व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर का कॉन्सेप्ट। इसमें लोकसभा में कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं जो है प्रेजेंट किए गए हैं अलग से कि कैसा होना चाहिए व्हाइट पेपर। और ये भी आपको बता दूं कि ऑपोजिशन पार्टी कभी भी किसी भी टॉपिक पे गवर्नमेंट से व्हाइट पेपर के बारे में बातचीत कर सकती है। एंड देन लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द स्टेटहुड डिमांड ऑफ लद्दाख। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही लद्दाख में ये डिमांड्स काफी ज्यादा आगे बढ़ी है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी चाहिए और डिमांड भी रही है अपना खुद का एक स्टेटहुड बनाने की, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे। अब इनकी डिमांड्स इन दोनों के अलावा ये भी है कि रिजर्वेशन दी जाए इन्हें जॉब्स में, इनकी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने लेह और कारगिल की अलग से। तो बेसिकली अपनी खुद की पहचान और आइडेंटिटी के लिए इन्होंने काफी सारे अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट किए जिसके बारे में आपने न्यूज में सुना होगा। एंड देन द इंटरिम बजट, ये ऐसा बजट होता है जो सिर्फ वक्त भर के लिए, थोड़े वक्त के लिए किया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में हम इलेक्शंस देखेंगे जब कोई और भी रूलिंग पार्टी हो सकती है। इसलिए इन 3-4 महीनों के लिए जो बजट है उसके बारे में जो प्रेजेंट किया गया है, दैट इज द इंटरिम बजट, वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। इस पर मैंने एक फुल प्लेजेड वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, इन डेप्थ तरीके से मैंने वहां समझाया है। अब इसमें हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने खुद के जो रेवेन्यू हैं वो बताए हैं, कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, बट जो मेजर चीज़ों की बात की गई थी हम चलिए उनके बारे में देख लेते हैं कि इस बार कोई भी टैक्स चेंज जो है नहीं अनाउंस किया गया था। दे ऑल्सो सेड कि फिस्कल कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली किया जाएगा ताकि जो गैप है वो रिड्यूस की जाए। सोलराइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा बात की गई थी कि एक नई स्कीम आएगी, 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी लोगों को। हाउसिंग की स्कीम आई थी, प्लस आयुष्मान भारत को आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स तक जो है एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, उसकी बात की गई थी। एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फ्रीली फॉर द 9 to 14 year old गर्ल चाइल्ड। फिर आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 या दिल्ली चलो के प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सभी फार्मर्स आए थे। इस पर भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, आप उसे भी देख सकते हैं। 2020 में जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तब इन तीन लॉज को रिपील कर दिया गया था, लेकिन इस बार ये नए और डिमांड्स के साथ आए हैं, जैसे कि एमएसपी गारंटी चाहिए इन्हें सभी क्रॉप्स के लिए, वो भी इसका कैलकुलेशन होना चाहिए एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के बेसिस में। इन्होंने ये भी कहा है कि एमएस स्वामीनाथन जी के सभी जितने रिकमेंडेशंस हैं उन्हें भी लागू किया जाए। डेट वेवर की बात की गई है, लैंड एक्विजिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, जो 2021 की लखीमपुर खेरी किलिंग्स थी उन्हें पनिश करने की बात की गई, WTO से विड्रॉ करने की बात की गई, पेंशन्स की बात की गई फॉर फार्म लेबरर्स एज वेल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, MG नरेगा में एम्प्लॉयबल डेज को बढ़ाने की बात, नेशनल कमीशन बनाने की बात, और जितनी भी इनकी डिमांड्स है वो अभी भी बातचीत चल रही है, इसे अभी सॉल्व नहीं किया गया है, बट येस दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वी सॉ दिस मंथ। देन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था टू अलाउ एनोनिमस फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए पहले ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर पैसा देना है तो इसमें काफी सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, अगर 20,000 से ज्यादा के हैं तो उसे डिक्लेयर किया जाए, और कॉर्पोरेट फंडिंग में भी कैप थी। पर जब से ये बॉन्ड्स आए हैं जहां पे आपके जो डिनोमिनेशंस है 1,000 से लेके 1 करोड़ के हो सकते हैं, और ये 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड भी होते हैं, और तो और जो डोनर होते हैं वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मतलब किसी को नहीं पता है कि किसने वो पैसे जो है दिए हैं। तो 2018 से लेके अब तक काफी बड़े अमाउंट में पैसे जो है रिसीव किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सिर्फ बीजेपी के द्वारा 2022-23 में 1300 करोड़ रिसीव हुए हैं, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके फाइनली इस पर्टिकुलर स्कीम को इनवैलिडेट किया है, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सेड दैट इट वायलेटेड द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड देन लास्टली लेट मी टेल यू अबाउट सम फर्स्ट। दुनिया का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रथम।
इंडिया की पहली स्किल इंडिया सेंटर लॉन्च की गई है ओडिशा में, जो कि संबलपुर में है। अब लास्टली हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो यूजुअली हम सबसे पहले देखा करते थे। तो चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अनिल कुमार लाहोटी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इज चंपाई सोरेन, जो कि सक्सीड कर रहे हैं हेमंत सोरेन को। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड इज द फर्स्ट वुमेन विच इज राधा रतूरी। अब इसके अलावा 7 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वो आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इल्हाम अलीयेवी, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजी जज नवाफ सलाम, देन द प्रेसिडेंट ऑफ एल साल्वाडोर, इंडोनेशिया, अजरबैजान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान एंड यमन। ये सभी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। लेट मी नो कि आपको कैसा लगा जब हमने फर्स्ट की चीज को लास्ट और लास्ट की चीज को फर्स्ट में पढ़ा। क्या आपके दिमाग को थोड़ा सा चेंज फील हुआ? क्या आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ? क्या आप थोड़ा बेटर अटेंटिव थे? इन सारी चीजों के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरैक्टिव वीडियोस के साथ, ऐसे ही फन लविंग इंटरैक्टिव इमेजेस के साथ, बहुत सारे असेसमेंट्स के साथ आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, वी हैव प्रोड्यूस दीज 2 कोर्सेज जो 100% आपकी मदद करेंगे, जो बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत ज़्यादा मददगार भी होंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ लाइव सेशन ही नहीं मैं कंडक्ट कर रही हूँ, यहाँ मैं वीकली बेसिस में वीडियोस बनाती हूँ। मोस्ट इम्पैक्टफुल वीडियोस जो है 2024 के वो यहाँ पर होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अगर हमारा ऑफर पेज चेक करें, आपको सारी जानकारी यहाँ मिल सकती है। डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम कि आपका एग्जाम आए तब आप इस कोर्स में एनरोल करें और तब आप सारी चीज़ों को एक साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक साथ करना। सो डू इट नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट। मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।